तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि लोगों के ऊपर अब एक ऐसा कर्ज आ गया है जिसकी वजह से उनकी सोल करप्ट हो जाती है और वो लोग एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों की सोल बुरी है वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। जितनी ज्यादा बुरी सोल उतने ही ज्यादा भयानक मॉन्स्टर। इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ आग से ही मारा जा सकता है, वो भी एक खास टाइम पर जब उनके नाक से खून निकल रहा हो। इस टाइम को ये लोग सीरीज में गोल्डन पीरियड कहते हैं। नाक से खून निकलने का मतलब है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं और एक मॉन्स्टर में बदलने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सीरीज में मॉन्स्टर बने लोगों को इन्फेक्टेड नहीं बल्कि कर्स्ड माना जाता है, क्योंकि उनका मॉन्स्टर बनना उनकी सोल से जुड़ा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस मॉन्स्टर फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान 15 दिन से ज्यादा अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक लेता है तो उसे मियो ह्यूमन माना जाता है, क्योंकि वो फिर एक स्टेबल पीरियड में पहुंच जाता है। उसके बाद उसका मॉन्स्टर पूरी तरह उसके कंट्रोल में होता है। सीन कट होकर अब हमें एक ट्रक में बैठे हुए कुछ सर्वाइवल्स को दिखाया जाता है जो अभी तक कर्स्ड नहीं हुए। ये सारे ही सर्वाइवल ग्रीन होम अपार्टमेंट्स के हैं जहाँ से ये कर्स शुरू हुआ था। इन सर्वाइवल्स को अब मिलिट्री बेस लेकर जाया जा रहा था। अब सीन कट होता है और हमें एक और वैन में युंगसू नामी एक लड़के को दिखाया जाता है। युंगसू एक मियो वुमन है, यानी वो कर्स्ड होने के बावजूद भी अपने मॉन्स्टर को काफी दिनों तक कंट्रोल कर पा रहा था। ऐसे में उसके ब्लड से बाकी सभी सर्वाइवल्स के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती थी, इसीलिए उसे मिलिट्री की साइंस लैब में लेकर जाया जा रहा था और ये काम कर रहा था सोंगवू। सीन कट होकर हमें लैब के अंदर डॉक्टर लिम को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर बने इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वैक्सीन बनाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी तक नाकाम है। सीन्स दोबारा युंगसू की तरफ शिफ्ट होते हैं। वो जो अभी सोया हुआ था अचानक उसे होश आता है और वो देखता है कि उसका ड्राइवर जिसका नाम सोंगवू है वो उसे मिलिट्री वालों से भगाकर कहीं दूर ले जा रहा है। इस टाइम सोंगवू भी होश में नहीं है क्योंकि उसका मॉन्स्टर अभी उसके ऊपर हावी हुआ था और ये चीज योंगसू ने नोटिस कर ली थी, इसलिए वो सोंगवू से लड़ते हुए इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। देखने को मिलता है कि इनका पीछा एक ईक्यू नामी लड़की भी कर रही थी जो पहले मिलिट्री फोर्स का ही एक हिस्सा थी। साथ ही साथ मिलिट्री की बहुत सी वैन्स और हेलीकॉप्टर्स भी उनका पीछा कर रहे थे। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए मिलिट्री वाले अपने बॉम्ब के जरिए आगे का ब्रिज ही तोड़ देते हैं, लेकिन चालाक सोंगवू ब्रिज के नीचे से ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। मिलिट्री वाले इनकी कार पर हमला भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसे में योंगसू की जान को खतरा हो सकता था और इन्हें हर हाल में सोंगवू जिंदा चाहिए था क्योंकि वो आखिरी मियो वुमन था जिसके जरिए वैक्सीन बनाने की और इंसानों को बचाने की उम्मीद जागी हुई थी। यहाँ एक युंग जो मिलिट्री वालों की गाड़ी के पास ही अपनी गाड़ी रोकते हैं, उसे मिलिट्री के 2 ऑफिसर्स बात करते हुए सुनाई देते हैं जो कह रहे थे कि मिलिट्री बेस के अंदर कुछ और भी मियो ह्यूमंस हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बेहतर एक्सपेरिमेंट के लिए योंगसू ही चाहिए और उसके वहां जाते ही बाकी मियो ह्यूमंस को मार दिया जाएगा क्योंकि वो फिर उनके लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। सीन कट होकर दोबारा हमें ग्रीन होम अपार्टमेंट के सर्वाइवल्स को दिखाया जाता है जिन्हें मिलिट्री बेस लेकर जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ब्रिज टूटा होने की वजह से इनको रुकना पड़ता है। गाड़ी अगर आगे बढ़ानी थी तो इन्हें वहाँ का मलबा हटाना था, जो काम भी सर्वाइवल से ही करवाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सर्वाइवल्स के साथ ये फौजी बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं। इसी दौरान यहाँ एक आदमी के नाक से खून निकलने लगता है। सोल्जर्स उसे ये समझते हुए पकड़ लेते हैं कि शायद वो मॉन्स्टर में बदलने लगा है, लेकिन यहाँ उसकी वाइफ चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है अरे नहीं, उन्हें मत मारो, उन्हें ब्लड कैंसर है। लेकिन सोल्जर्स ये कहते हुए उसे शूट कर देते हैं कि अगर वो मर गया तो हम मान लेंगे कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। गोली मारने पर वो इंसान मर जाता है और उसकी फैमिली दुख से टूट जाती है। जिस लड़के को भी सोल्जर्स ने मारा था उसके डैड इन सोल्जर्स पर गुस्सा होने लग जाते हैं, जिसके जवाब में सोल्जर्स उसे भी टॉर्चर कर करके जान से ही मार डालते हैं। जो सोल्जर ये बुरा काम कर रहा था, इन सर्वाइवल्स में उसकी मॉम भी थी जो रोते हुए उससे ये जुल्म बंद करने को कह रही थी, लेकिन वो लड़का एक नहीं सुनता। यही मलबा हटाते हुए सर्वाइवल्स में से एक सर्वाइवल को मलबे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ करता, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो तेजी से इधर उधर भाग रहा था। सारे उसे देखकर घबरा जाते हैं। यहाँ भगदड़ मच जाती है। सोल्जर अंधाधुन उसके ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसके नतीजे में वो मॉन्स्टर तो नहीं मरता, लेकिन यहाँ काफी सारे इंसान मारे जाते हैं। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में और इंसान भी मारे जा चुके थे। अच्छी बात ये थी कि उस मॉन्स्टर ने अभी तक किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं किया था। जितने भी इंसान मारे गए थे वो सोल्जर्स के ही हमले से मारे गए थे। ये मॉन्स्टर अच्छी थी, इसका अंदाजा हमें ऐसे होता है कि वो एक बच्ची को भी बचाकर उसकी मॉम तक पहुंचाती है।
मौका पाते ही अब सारे के सारे सर्वाइवल्स अपने अपने ट्रक पे बैठ जाते हैं। ग्रीन होम अपार्टमेंट्स वाले सर्वाइवल भी अपने ट्रक में बैठ जाते हैं, जिसका ड्राइवर था मिलिट्री ऑफिसर चैंग योंग। इस जगह एक मॉन्स्टर आया हुआ था, इन सब की जान को खतरा था। चैंग योंग का सीनियर जल्दी से अपने ट्रक को भगाने को कहता है, लेकिन वो ट्रक आगे नहीं लेकर जाता क्योंकि एक सर्वाइवर ली योंग अभी पीछे ही रह गई थी। अपनी बॉस की डांट सुनने के बावजूद भी वो ली योंग का वेट करता रहा। ली योंग यहाँ उस सोल्जर को दिख रही थी जिसने अभी कुछ देर पहले बेफजूल एक लड़की और उसकी डैड की जान ली थी। हालांकि उसकी मॉम ने उसे मना भी किया था और अब उसे उसकी बुरे की सजा यही इस दुनिया में मिल जाती है, क्योंकि मिलिट्री की चलाई हुई गोलियों की वजह से अब उसकी मॉम भी मारी जा चुकी है, जिन्हें देखकर ये ऑफिसर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और अपनी ही गन से अपने आप को मार देता है। लियोंग चुपचाप खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसके मरने के बाद वो इस ऑफिसर की गन उठाती है और अपने ट्रक में बैठ जाती है, जिसके बाद चैन योंग भी अपना ट्रक स्टार्ट कर देता है। चैन योंग के सीनियर ऑफिसर लगातार उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो उसे मारने भी लग जाते हैं और ये देखकर लियोंग को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा ही करो, चलो ग्रीन होम अपार्टमेंट वापस लेकर जाओ इस ट्रक को। अपनी जान बचाने के लिए चैन योंग के सीनियर ऑफिसर को उसकी बात माननी पड़ी। सीन कट होकर हमें दोबारा उसी ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सर्वाइवल्स फंस गए थे और जहाँ पर वो मॉन्स्टर आ गया था। इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए सार्जेंट टाक की एक नई मिलिट्री टीम आती है। ब्रिज के पास ये लोग आकर देखते हैं कि बहुत से लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इन्हें मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि इंसानी गोलियों ने मारा था। फिर एक ही सेकंड बाद इनकी नजर उस बड़ी सी मॉन्स्टर के ऊपर भी पड़ जाती है, जिसे पकड़ने के लिए ये उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इतनी देर में एक और सार्जेंट को इस मॉन्स्टर का बेबी मॉन्स्टर भी दिख जाता है और मालूम होता है कि ये मॉन्स्टर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ आई थी। उसका मकसद किसी को मारना नहीं था। अब इस मॉन्स्टर को भी अपना बेबी नजर आ चुका था। इससे पहले कि वो उसे बचाने के लिए उसके पास आती, दूसरा सार्जेंट उसके बेबी के ऊपर अपनी बंदूक रखते हुए उसे आगे बढ़ने से रोकता है और ऐसे बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स उसे जलाकर मार डालते हैं। मॉन्स्टर का बेटा अपनी मॉम को मरते देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। यहाँ भी सार्जेंट इस छोटे मॉन्स्टर को भी मारने ही वाले थे, लेकिन तभी सार्जेंट टाक आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, इसे मत मारो। जवाब में दूसरा सार्जेंट कहता है, मॉन्स्टर्स को मारना हमारी ड्यूटी है और हमने ये वादा किया हुआ है। और फिर सार्जेंट टाक कहते हैं, नहीं, हमने सिर्फ बुरे मॉन्स्टर्स को मारने का वादा लिया है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे सार्जेंट टाक के कहने पर दूसरे सार्जेंट इस मॉन्स्टर बच्चे को छोड़ देते हैं और ये बच्चा यहाँ से चला जाता है। सीन कट होकर अब हमें युंगसू को दिखाया जाता है। सांगवूक उसे लेकर एक मॉल में आ चुका था। वो यहाँ खुद भी अच्छे कपड़े पहनता है और युंगसू को भी यही करने को कहता है, लेकिन युंगसू उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जवाब में सांगवूक कहता है, अरे तुम तो मेरा शुक्र मनाओ, मैं तुम्हें बचाकर यहाँ तक ले आया, वरना अभी तुम लैब में होते और तुम्हारे ऊपर ऊट पटांग के एक्सपेरिमेंट चल रहे होते। सांगवूक बताता है कि वो खुद भी मिलिट्री लैब से भाग कर आया था क्योंकि वो जीना चाहता था और वहाँ पर मियो ह्यूमंस के ऊपर बहुत ही गंदे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। युंगसू से वो कहता है वो अभी भी दोबारा मिलिट्री बेस जाना चाहता है ताकि वो वहाँ से बाकी सभी बचे हुए मियो ह्यूमंस को बचा कर ला सके। युंगसू से वो ये भी कहता है कि मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ और ना ही बुरा मॉन्स्टर हूँ। मैं बेवजह किसी को नहीं मारता। जो कोई बुरा करता है मैं सिर्फ उसे ही मारता हूँ। उसके सामने ही सांगवूक यहाँ पर एक लड़की को भी मॉन्स्टर से बचाता है, मॉन्स्टर को मारते हुए, और युंगसू से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं किसी को आगे नहीं मारूंगा, लेकिन इसके लिए बस तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें मिलिट्री लैब के सभी मियो ह्यूमंस को बचाना होगा, वो भी मेरे साथ मिलकर। मियो ह्यूमंस की जान बचाने का सुनकर योंगसू भी सांगवूक का साथ देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये लोग एक कार लेते हुए लैब के लिए निकल जाते हैं। यहाँ लैब के अंदर भेस बदलते हुए एक यून पहले से ही आ गई थी। एक मेजर को गन पॉइंट पे लेते हुए वो लैब के अंदर एक्सेस कर लेती है क्योंकि यहाँ उसे अपने फियांसी को ढूंढना था जो कि एक मियो ह्यूमन था और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लैब के अंदर ले आया गया था। अपने फियांसी को ढूंढने से पहले वो लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट देखती है जहाँ एक मॉन्स्टर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उसके सामने उसकी मॉम को लाया जाता है। पहले तो वो मॉन्स्टर काफी कंट्रोल बिहेव करता है, इसीलिए लैब के लोग इस मॉन्स्टर को येलो कैटेगरी में टैग कर देते हैं, लेकिन गलती से ये मॉन्स्टर अपनी मॉम की ही उंगलियां काट देता है। ऐसे उसे खतरनाक जानकर यहाँ के लोग फायर गन से उसे मार देते हैं और अपने बेटे को मरता देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। यहाँ युंगसू और सांगवूक जो के लैब के रास्ते में ही थे, उनका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि सांगवूक जो ड्राइव कर रहा था उसके दिमाग पे इस टाइम उसके मॉन्स्टर ने कंट्रोल किया हुआ था और बार बार सांगवूक वाली मेमोरीज दिमाग में आने की वजह से उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में सांगवूक बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। चोटें तो युंगसू को भी आई थी, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ। उसने आसपास देखा कि बहुत से और सोल्जर्स भी यहाँ पर जख्मी हालत में हैं। एक सोल्जर बहुत ही ज्यादा दर्द में था
वो युंगसू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मार दो, मुझे इस दर्द से निकाल दो। और बेचारा युंगसू भी उसकी बात मानते हुए उसकी गर्दन मोड़कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद युंगसू दोबारा सैंगवुक के पास आता है। सैंगवुक खुद एक मॉन्स्टर था जिसे उठाकर वो लैब के अंदर जाने लगा। उसे लैब के अंदर जाने से इसलिए डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने तो खुद अपने आप को वॉलंटियर किया था। वो तो खुद चाहता था कि उसकी मदद से बाकी इंसानों को बचाने के लिए वैक्सीन बनाई जा सके। लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ सैंगवुक उसे समझाता रहता है, युंगसू तुम गलत कर रहे हो, अंदर मत जाओ, तुम्हारे लिए अंदर खतरा है। लेकिन युंगसू उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने पर मिलिट्री वाले उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर सीन कट होता है और हम दोबारा लियांग को देखते हैं जो कि मिलिट्री ट्रक को दोबारा ग्रीन होम अपार्टमेंट्स में ले आई थी। वो यहाँ अपने भाई को ढूंढना चाहती थी। लियांग के बदले यहाँ उसके साथी ने मिलिट्री ऑफिसर को गन पॉइंट पे रखा हुआ था, जबकि वो मलबे के अंदर अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसे यहाँ अपना भाई तो नहीं मिलता लेकिन उसका कुछ सामान और अपनी एक फैमिली फोटो मिलती है जिसे उसका भाई हर वक्त उसके साथ रखा करता था। हमें मालूम होता है कि उसकी कुछ डिजायर्स थी, कुछ ख्वाहिशें थी अपनी फैमिली को लेकर और इन्हीं ख्वाहिशों की वजह से उसकी सोल कर्स हुई थी और वो एक मॉन्स्टर बना था। यहाँ ट्रक के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे सर्वाइवल को वैक्सीन और शेल्टर का लालच देते हुए उसे लड़की के हाथ से गन लेने को कहता है और ऐसा कहते ही वो जब आजाद होता है तो फौरन ही जाकर लियांग को पकड़ लेता है। लियांग ने उसे इतना सताया जो था, अब लियांग को ये भुगतना था। उसे मारते हुए वो वापस ट्रक तक ले आया और चैंगयोंग से उसने अब सभी सर्वाइवल्स को बांधने को कहा। जितने में चैंगयोंग ये काम कर रहा था उन्हें करीब ही मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगी। यानी ये लोग अगर ज्यादा देर यहाँ रुकते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। यहाँ मॉन्स्टर्स थे। हाथ बांधे हुए चैंगयोंग लियांग की रस्सी ढीली छोड़ देता है ताकि वो अपने हाथ छुड़वाकर सबको बचा सके। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते, यहाँ पर इन्हें एक औरत दिखाई देती है। हमें मालूम होता है कि 1 साल पहले उसका बेटा मारा गया था और अब वो अपने एक ककून से निकली थी। वो भी एक मॉन्स्टर में बदलने वाली थी और उसे देखकर कहीं से ये नहीं लग रहा था कि अब वो इंसान है। चैंगयोंग के सीनियर ऑफिसर को लगता है कि यही वो मॉन्स्टर है जिसकी आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो पेट्रोल छिड़ककर इस औरत को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे आग लगा देता, यहाँ एंट्री करता है आधे सर वाला मॉन्स्टर। उसके लंबे लंबे दरख्त की शाखों की तरह वाले हाथ वो मिलिट्री ऑफिसर के पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि चोंगबुक के ऊपर भी एक सांप की तरह का मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन किसी तरह वो उससे बचकर भाग जाता है। तेजी से वो सभी के सभी सर्वाइवल्स को एक बस में बैठने को कहता है, जिसके बाद ये लोग इस बस को चलाकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनके यहाँ से चले जाने के बाद हमें बिल्डिंग के अंदर एक और कोकून दिखाया जाता है। हो सकता है कि ये कोकून युमयुक का यानी लियांग के भाई का हो। खैर ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं और रास्ते में चैंगयोंग को एक और सर्वाइवल मिलता है जिन्हें ये अपनी बस में बिठा लेते हैं। आखिर रात भी हो जाती है, इन्हें अपनी बस रोकनी पड़ती है और हमें देखने को मिलता है कि बस में एक लड़का मॉन्स्टर में बदल गया है, जिसे बस में चढ़ने वाला ये आदमी बहुत ही हिम्मत करके मार डालता है। इनकी इस पूरी लड़ाई में गलती से एक लड़की भी उनकी चलाई गोली की वजह से मारी गई थी, जिसकी मौत से इन सबको काफी दुख हुआ था। लेकिन फिर अभी इस लड़की की डेड बॉडी को यहाँ से ले जा नहीं सकते थे, इसीलिए बस में छोड़कर वो इस लड़की को बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। सीन कट होकर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानवुक की बॉडी को एक रैपर से निकाला जा रहा है। असल में मिलिट्री वालों को लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही मिलिट्री वाले उसका बैग खोलते हैं एकदम से वो होश में आ जाता है और अपने सामने खड़े हुए मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर हमला करके अपने आप को बचा लेता है। अभी तक वो पूरी तरह हील नहीं हुआ था, इसलिए क्रॉल करते हुए वो फर्स्ट एड बॉक्स तक पहुंचता है और अपने आप को एक एनर्जी का इंजेक्शन लगाता है। सीन कट होकर हम सार्जेंट टाक को देखते हैं जो अपने सभी सोल्जर्स को ढूंढ रहे थे। ब्रिज के आसपास उन्हें अपने बहुत सारे सोल्जर्स मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर उन्हें काफी दुख होता है कि उनकी टीम के इतने सारे लोग मारे गए और अब वो अपनी टीम से कहते हैं आगे चलकर बाकी सोल्जर्स को ढूंढो। लेकिन तब उनके साथ ही इन्हीं सार्जेंट किम उनसे कहते हैं, सार्जेंट प्लीज हमें अपने बचे हुए सोल्जर्स के बारे में इस टाइम सोचना चाहिए, हमें वापस मिलिट्री बेस के अंदर चले जाना चाहिए। यहाँ ना चाहते हुए भी सार्जेंट टाक को उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि दूसरे सोल्जर्स के बचने के चांसेस भी कोई 1 से 2% ही थे। जाने से पहले सार्जेंट टाक सभी मरे हुए सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देते हुए जला देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लैब के अंदर अब हमें युंगसू को दिखाया जाता है। डॉक्टर लिम ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे। एक्सपेरिमेंट के तौर पे अब युंगसू को पूरा खून से नहला दिया जाता है और उसके सामने रखा जाता है एक बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर। ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। डॉक्टर लिम ये देखना चाहते थे कि क्या इतने एग्रेसिव मॉन्स्टर के सामने उससे लड़ने के लिए युंगसू का मॉन्स्टर जागेगा या नहीं।
एकदम से ये बड़ा सा मॉन्स्टर युंगसू के ऊपर हमला कर देता है। युंगसू का मॉन्स्टर तो नहीं जागता, लेकिन अब युंगसू की जान पूरी तरह खतरे में थी। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर उसे बाइट करता, मॉन्स्टर की सारी यादें उसे वापस आ जाती हैं। उसे वो टाइम याद आ जाता है जब वो एक इंसान था। वो युंगसू से कहता है, नहीं, मैं किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। वो अभी यही बात कर रहा था कि लैब में खड़े हुए दूसरे ऑफिसर्स ने आग के जरिए इस मॉन्स्टर को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने तो यही देखा था कि मॉन्स्टर ने युंगसू पे हमला कर दिया। ये तो नोटिस ही नहीं किया कि मॉन्स्टर हमला करने के लिए आगे बढ़ा जरूर था, लेकिन उसने युंगसू को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसकी मौत को देखकर युंगसू को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए डॉक्टर निम से कहता है, अरे इसे क्यों मार दिया, ये बुरा तो नहीं था। जवाब में डॉक्टर निम उसे कहते हैं, जो हमारे काम का नहीं होता हम उसे मार देते हैं। ये बात सुनने के बाद युंगसू रोता रहता है। असल में मॉन्स्टर इतने बुरे भी नहीं थे जितना उन्हें बताया जा रहा था। खैर, अब युंगसू दोबारा डॉक्टर लिम के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ, मेरे से आप लोग वैक्सीन बनाएं। डॉक्टर लिम यहाँ उसे वार्न भी करते हैं, कैसा करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन युंगसू हर कीमत पे बाकी लोगों को बचाने के लिए तैयार था। इधर देखने को मिलता है कि सार्जेंट टाक की पूरी टीम के साथ साथ चैंगयोंग भी ग्रीन होम अपार्टमेंट्स के सर्वाइवल को लेकर यहाँ सेफ्टी कैंप में आ चुका है, जहाँ सार्जेंट टाक सभी सर्वाइवल्स के ऊपर एक नजर दौड़ाते हैं। और तभी एक और ऑफिसर आकर उन्हें मेजर का एक मैसेज देता है कि उनकी टीम को आगे रेस्क्यू ड्यूटी से रोक दिया गया है, क्योंकि इस काम में पहले भी 2 सार्जेंट मारे जा चुके हैं। सार्जेंट टाक को समझ नहीं आ रही थी कि मेजर ने ऐसा गंदा डिसीजन क्यों लिया। जहाँ मेजर उनसे कहते हैं, सार्जेंट हम जितनी भी कोशिश कर ले, इंसानों का बच पाना हमारे हाथ में नहीं। सार्जेंट टाक को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। यहाँ मेजर अब सार्जेंट टाक से कहते हैं, अगर आपकी फोर्स सेफ्टी कैंप के अंदर है तो उन्हें लेकर अपनी मिलिट्री बेस के अंदर चले जाएं, क्योंकि सेफ्टी कैंप के अंदर खतरा है। जनरल की बातें सार्जेंट टाक को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा कह क्यों रहे थे। इतना तो सार्जेंट टाक भी जान गए थे कि मेजर जरूर उनसे कुछ छुपा रही है। इससे पहले कि सार्जेंट टाक उनसे कुछ पूछ पाते, यहाँ मेजर अपने आप को गोली मारकर अपनी जान खत्म कर देते हैं। अब सीन कट होता है और हमें दोबारा मिलिट्री लैब का सीन दिखाया जाता है। एक यून जो कि इस लैब के अंदर आ चुकी थी अपने फियांसे को ढूंढने के लिए, वो अब लैब के एक दूसरे चैम्बर में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ के लिए उसे एक पास चाहिए था। हलचल महसूस होने पर डॉक्टर लिम यहाँ जाते हैं। वो ईक्यून को पहचान लेते हैं और कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? असल में मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम सांगवुक की फियांसी हो ना? वो मेरा दोस्त है, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सांगवुक वही लड़का था जो युंगसू को यहाँ तक लेकर आया था। ईक्यून को डॉक्टर लिम की बात पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो डॉक्टर लिम के ऊपर भी गन पॉइंट कर लेती है। डॉक्टर लिम अब उसे एक कंटेनर के पास लेकर जाते हैं, जिस मिरर के कंटेनर के अंदर सांगवुक को रखा गया था। उसे देखकर यहाँ उसे रोना आ जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको जोर से पेट में दर्द भी होने लगता है, जहाँ हमें मालूम होता है कि असल में ईक्यून प्रेग्नेंट है। यहाँ डॉक्टर के जरिए ईक्यून को मालूम होता है कि ईक्यून के पेट में जो बच्चा है वो भी कर्स्ड है, इन्फेक्टेड है, यानी जब वो पैदा होगा तो वो एक मॉन्स्टर होगा, क्योंकि उसका बाप एक मॉन्स्टर है। दूर खड़ा सांगवुक ये सब कुछ देख रहा था। खैर, अब हम देखते हैं कि डॉक्टर लिम को यहाँ से कुछ सोल्जर्स पकड़कर ले जाते हैं। उन्हें ले जाया गया था प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर डॉक्टर लिम को एक टेची किस खोलने को कहते हैं, जिसे खोलने पर उन्हें इसके अंदर कुछ नहीं मिलता। असल में इसके अंदर वैक्सीन होनी चाहिए थी, जिसे डॉक्टर लिम ने पहले से पहले ही छुपा दिया था। उससे में अब प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम के हाथ पे शूट कर देते हैं और फिर डॉक्टर लिम से कहता है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में इस पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स का राज होगा, लेकिन इससे पहले कि सभी इंसान मॉन्स्टर में बदल जाए, मैं सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की बात सुनकर लिम हंसने लग जाता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको भी वैक्सीन दे दूंगा, जिससे आप मॉन्स्टर नहीं बनेंगे। लिम की ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर बस एक बटन दबाते हैं और इससे सेफ्टी कैंप में लगे बहुत से बॉम्ब्स फट जाते हैं और वहाँ जितने भी सर्वाइवल्स को रखा गया था वो सभी मरने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये मिस्ट्री रिवील होती है कि क्यों आखिर जनरल सार्जेंट टैंक को सेफ्टी कैंप से दूर रखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के बुरे इरादों के बारे में पहले से ही पता चल गया था और वो प्राइम मिनिस्टर को रोक भी नहीं सकते थे। प्राइम मिनिस्टर के किए हुए इस हमले की वजह से अब हजारों लोग मारे गए थे। ये सब करने के बावजूद भी डॉक्टर लिम प्राइम मिनिस्टर को वो वैक्सीन नहीं देता, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन बनी ही नहीं थी। सच्चाई जानकर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम को मारने ही वाले थे, लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ सार्जेंट टैंक आ जाते हैं
और प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम को मारते हुए वो डॉक्टर लिम को बचा लेते हैं। लैब के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सोंगबू लैब के अंदर के सभी मॉन्स्टर्स को आजाद कर देता है और उसे ऐसा करने से योंगसू रोक भी रहा था। इसी चक्कर में इन दोनों के दरमियान में लड़ाई भी हो जाती है और सैंगवो योंगसू को अपनी पावर से फ्रीज भी कर देता है। फ्रीज करने के बाद उसे लगा कि योंगसू मर गया है, इसीलिए वो उसे ऐसे ही यहाँ से छोड़कर आगे बढ़ गया। खैर, अब सीन यहीं से कट होता है और हमें आज से तकरीबन 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। सर्वाइवल्स बहुत ही थोड़े बचे हैं और उन्होंने स्टेडियम को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इन सब लोगों का ख्याल रखने के लिए इन सब लोगों के लीडर 2 हैं, एक है सार्जेंट टैग और दूसरा चीफ जी। सार्जेंट टैग इन सब लोगों की हिफाजत करता है, चीफ जी स्टेडियम की देखभाल करती हैं, वहाँ की रिपेयरिंग करती हैं और सब लोगों की मदद भी करती हैं। चीफ जी लोगों की नजरों में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें मालूम हुआ कि चीफ जी का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। उसने असल में इसी स्टेडियम के अंदर एक मॉन्स्टर को छुपा के रखा हुआ है, जिसके बारे में वो किसी को भी पता नहीं चलने देती, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं। खैर, अब हम देखते हैं कि चीफ जी अपने पास 2 लड़कों को बुलाते हैं और उन्हें एक काम देती हैं। ये काम था लियोंग का पीछा करने का। लियोंग असल में हर रोज इस स्टेडियम से बाहर जाया करती थी, इस उम्मीद में कि कहीं वो अपने भाई यमयुक को ढूंढ लेगी। चीफ जी लियोंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो उसे मरवाना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि लियोंग है। वो लियोंग के स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि वो चाहती है कि लियोंग किसी दिन बाहर से इन्फेक्टेड होकर आए, एक मॉन्स्टर बनकर आए और इसी चीज को बहाना बनाते हुए वो लियोंग को मार डाले। लियोंग से वो इतनी ज्यादा नफरत करती थी, हालांकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी हस्बैंड की मौत के पीछे लियोंग का तो कोई हाथ था ही नहीं। असल में पास्ट में हुआ ये था कि एक मॉन्स्टर ने लियोंग पर और उनके हस्बैंड पे एक ही टाइम पे हमला किया था। फिर इन दोनों को ओवरपावर करने के बाद लियोंग को छोड़ दिया, लेकिन चीफ जी के हस्बैंड को मार दिया और तब से चीफ जी को लगने लगा कि जरूर उनके हस्बैंड की मौत के पीछे लियोंग का हाथ था। खैर, प्रेजेंट में अब हम देखते हैं कि लियोंग स्टेडियम से बाहर आ चुकी है और उसके पीछे अब चीफ जी के भेजे हुए गुंडे भी। लियोंग के पीछे कोई है, इस चीज की खबर लियोंग को भी हो जाती है, इसलिए अपनी जान बचाकर वो यहाँ से भागने लगी। चीफ जी के गुंडे अपनी बंदूकों से लियोंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियोंग बचकर वहाँ से बाहर निकलती है। लियोंग जाकर जिस फैक्ट्री में छुपी थी, उसी फैक्ट्री के अंदर अब वो गुंडे भी आ चुके थे। इससे पहले कि वो लोग यहाँ लियोंग को देखते, उनकी नजर यहाँ बैठी एक बच्ची पे पड़ती है। इसका नाम है आही। देखने में तो ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अचानक से ये बच्ची उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसे मॉन्स्टर बना देती है। वो लड़का मॉन्स्टर बनते ही अपने दूसरे साथी को मार डालता है और फिर देखते ही देखते इस फैक्ट्री के अंदर बहुत से मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। इन मॉन्स्टर्स में से एक ने लियोंग के ऊपर भी हमला कर दिया था और इससे पहले कि ये मॉन्स्टर लियोंग को मार देता, कोई आकर लियोंग को बचा लेता है। लियोंग जैसे ही फैक्ट्री से बाहर आती है तो उसे अपने सामने आही नजर आती है। आही के बाजू पे बिल्कुल वैसा ही कपड़ा बंधा था जैसा लियोंग के बाजू पे बंधा था और ये देखकर लियोंग समझ गई कि जरूर इस लड़की का उससे कोई ताल्लुक है। इस लड़की ने या शायद इसके ही किसी साथी ने उसे एक मॉन्स्टर से बचाया था। लियोंग के पास जाना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि आही कौन है। वो उसे अपने साथ पे चलने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक चीफ जी का भेजा हुआ तीसरा गुंडा उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे आही ने ही अब रोक लिया था और उसके बाद आही बिना लियोंग से कुछ भी कहे वहाँ से भाग जाती है। स्टेडियम के अंदर हम देखते हैं कि चीफ जी को स्टेडियम की वॉल रिपेयर करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक बुढ़ी औरत आकर चीफ जी से कहती है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं भी आपके बहुत काम आऊंगी। असल में उनका मकसद वॉलंटियर करना नहीं था, उनका मकसद था किसी तरह स्टेडियम से बाहर जाना, क्योंकि उनको कैंसर था और वो अपनी आखिरी लाइफ यहाँ घुटन में नहीं गुजारना चाहती थी। बाहर आते ही ये ओल्ड लेडी मौके का फायदा उठाकर भाग जाती हैं। वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी, लेकिन गलती से भागते हुए उनका पाँव लैंड माइन्स पे आ जाता है। ये जमीन के नीचे लगाए हुए बॉम्ब्स थे जो मॉन्स्टर्स को स्टेडियम के अंदर आने से रोकने के लिए लगाए गए थे। लैंड माइन के ऊपर पाँव रखते ही सार्जेंट टाक को खबर मिल जाती है। उन्हें बचाने के लिए यहाँ जाते हैं और उनके साथ चोंग यून नाम का एक लड़का भी था, जो किसी तरह लैंड माइन के ऊपर हाथ रखते हुए उनकी जान बचा लेते हैं। लेकिन ठीक तभी इन्हें मालूम होता है कि ये ओल्ड लेडी इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसके नाक से खून निकल रहा था। इसका मतलब था कि जल्द ही ये ओल्ड लेडी भी एक मॉन्स्टर में तब्दील होने वाली है। यहाँ सार्जेंट टैक और चैंग वुन उसे मार भी सकते थे, लेकिन वो उसे मारते नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर एक जेल में बंद कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इसी ओल्ड लेडी का बेटा, जो कि शेफ जी के कहने पर
लियोंग को मारने के लिए गया था वो बहुत ही जख्मी हालत में यहाँ तक पहुँचता है। उसे उठाकर चैंग वून स्टेडियम के अंदर ही बनाई हुई एक छोटी सी फार्मेसी में ले आता है। इस फार्मेसी के अंदर डॉक्टर लिम सबका इलाज किया करते थे। उन्हें इस लड़के के हाथ पे एक ऐसा जख्म दिखाई देता है जैसा जख्म उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये हैरान कर देने वाली बात थी। उसके ब्लड का सैंपल लेते हुए फौरन ही टेस्ट करते हैं और इन्हें मालूम होता है कि उसके ब्लड के अंदर मॉन्स्टर्स वाले सेल हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी वो एक मॉन्स्टर में बदला नहीं था। अब डॉक्टर लिम इस लड़के से सवाल करते हैं कि तुम आखिर गए कहाँ थे और तुम्हें ये चोट लगी कैसे। तब ये लड़का बताता है कि वो एक फैक्ट्री तक गया था जहाँ पर एक लड़की ने उसे छुआ और उसके छूते ही उसे ये जख्म आ गए। असल में ये लड़का आही के बारे में ही बात कर रहा था। अब ये जरूरी था कि इस लड़की के मॉन्स्टर फॉर्म को बाहर लाया जाए वरना ये लड़का और भी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता था, जिसके लिए डॉक्टर लिम अब उसको ये सच्चाई बता देते हैं कि तुम्हारी मॉम एक मॉन्स्टर बन चुकी है, तुम्हें यहाँ सभी लोगों को बचाने के लिए उन्हें मारना होगा। डॉक्टर लिम की बात मानते हुए वो पॉइजन लेकर स्टेडियम से बाहर अपनी मॉम के पास चला जाता है। वो अपनी मॉम को जहर दे देता है ताकि उसकी मॉम इस सारे दर्द से अपनी जान छुड़वा ले। लेकिन देखता है कि पॉइजन लेने के बावजूद भी उसकी मॉम नहीं मरी। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। उसके अंदर का मॉन्स्टर अब बाहर निकलने लगता है, जिसके चलते वो बेदर्दी से अपनी मॉम को मार देता है। ये तो डॉक्टर लिम ने भी नहीं सोचा था कि वो इतने बुरे तरीके से रिएक्ट करेगा। डॉक्टर लिम अब फौरन सर्जन डाक के पास जाते हैं और उन्हें उस लड़के के बारे में बताते हैं जिसके ब्लड के अंदर तो मॉन्स्टर का ब्लड था लेकिन उसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर वाली हरकत नहीं थी। वो सार्जेंट से पूछते हैं बताएं उस लड़के का क्या करना चाहिए। सार्जेंट उससे कहते हैं कि उस लड़के को आप नहीं मारें, आपको हमने यहाँ इसीलिए रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और लोगों को ये उम्मीद दिलाई जा सके कि सभी लोग मॉन्स्टर्स में नहीं बदलेंगे, इसीलिए प्लीज आप सब लोगों की उम्मीद को जिंदा रखें। खैर यही अब हमें पता चलता है कि सार्जेंट टैग का एक सोल्जर गायब हो चुका था और उसके बारे में एक दूसरा सोल्जर आकर खबर देता है कि वो कहीं गायब नहीं हुआ बल्कि अपनी मर्जी से स्टेडियम से बाहर गया है क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था। सोल्जर बताता है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बस बाहर किसी फार्मेसी या हॉस्पिटल तक गया होगा जहाँ से अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन ला सके। अब हम सोल्जर चैंग वून को देखते हैं जिसने अभी ओल्ड लेडी की जान बचाई थी। उसे मालूम होता है कि लियोंग हर रोज बाहर निकलती है, जो जानकर उसे डर लगता है और वो यहाँ लियोंग को समझाने आता है कि प्लीज तुम हर रोज बाहर ना जाया करो, ऐसे तुम्हारे अलावा बाकी लोगों की जानों को भी खतरा हो सकता है। अगर किसी दिन तुम इन्फेक्टेड होकर आ गई तो देखो सब मर जाएंगे। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पर आही आ जाती है। आही यहाँ लियोंग का नाम पुकारती है और लियोंग शौक होकर उससे पूछती है तो मुझे कैसे जानती हो। जवाब में आही कहती है अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो चलो मेरे साथ चलो। आही ने इस टाइम उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया था, इससे पहले कि लियोंग उसे अपना हाथ पकड़ाती थी। यहाँ इक्यून यानी इस बच्ची आही की मोम आकर उसके हाथों को जल्दी से पकड़कर एक कपड़े से बांध देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था कि उसकी बेटी के अंदर मॉन्स्टर्स वाली अजीब पावर्स थी जिसकी वजह से वो किसी को भी छूकर मॉन्स्टर बना सकती थी। इक्यून यहाँ लियोंग और सोल्जर चैंग वून को देखकर ही कहते हैं आप सब यहाँ से चले जाएं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी बेटी आही को लेकर यहाँ से चली जाती है। लियोंग फौरन उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ती है तो गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है। चैंग वू जो भी उसके पीछे आ रहा था वो उसका हाथ पकड़कर उसके बचाने की कोशिश करता है लेकिन एकदम से पीछे से कोई आकर चैंग वू को भी धक्का दे देता है और ये दोनों ही इस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ गड्ढे में गिरने के बाद लियोंग चैंग वू को बताती है कि इस बाहर की दुनिया में कोई ऐसा है जो बार बार उसे बचा लेता है। मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं उसे तलाश करना चाहती हूँ कि कौन बार बार मुझे बचा रहा है। लियोंग कहती है मैं बस एक मर्तबा उसे देखना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे सामने ही नहीं आना चाहता। खैर इनकी बात खत्म हो जाती है और रात भी। सुबह होने पर कोई इस गड्ढे के अंदर रस्सी फेंकता है जिसे पकड़ते हुए ये दोनों बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही ये दोनों उन्हें देखना चाहते थे जिन्होंने उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला था। इससे पहले कि वो देख पाते मॉन्स्टर्स यहाँ उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ दो अजीब से घास फूस पहने हुए लोग उन मॉन्स्टर्स को अपनी आग वाली गन से मारकर उनकी जान बचा लेते हैं। लियोंग उनसे पूछती है आप कौन, लेकिन ये दोनों उनकी बातों का जवाब दिए बगैर उनके हाथों को बांधकर फैक्ट्री के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ हमें इक्यून को दिखाया जाता है जो इस टाइम अपनी बेटी आही को डांट रही थी क्योंकि उसने एक और मर्तबा एक और इंसान को छूकर उसे मॉन्स्टर बना दिया था। हालांकि इक्यून ने उसे हजारों मर्तबा मना किया था, उसे बार बार ये कहा था कि तुम्हें एहतियात करनी है। आही को सजा देने के लिए अब वो आही को वॉशरूम में बंद कर देती है। गलती से बाथरूम के अंदर किसी तरह से आग लग जाती है और मजबूरन इक्यून को अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे वहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। इस टाइम हम देखते हैं कि ये लोग एक बोट पे थे और यहीं पर आही का
एक मॉन्स्टर दोस्त भी आया था। इस मॉन्स्टर को देखकर इक्यून उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देती है, ये जाने बगैर कि वो आही का दोस्त है। अपने आप को बचाने के लिए वो मॉन्स्टर पानी के अंदर जंप कर देता है। अब आही, जिसने ये देखा था कि उसकी मॉम ने उसके दोस्त को मार दिया, उसे लगता है कि उसकी मॉम मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं करती। उसे लगता है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है, आप मुझे नहीं अपने पास रखना चाहती ना, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वो भी पानी के अंदर जंप कर देती है। इक्यून उसे बचाने के लिए फौरन पानी के अंदर जंप करती है, लेकिन उन्हें अब आही कहीं नजर नहीं आ रही थी। सीन्स एकदम से फ्लैशबैक में शिफ्ट होते हैं, जहाँ आही पैदा हुई थी। उसके पैदा होने के बाद इक्यून को लगने लगा कि उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है, उसे इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। लेकिन उसके मारने से पहले ही योंगसू यहाँ आ जाता है। इक्यून इस बच्ची को यहाँ छोड़कर चली जाती है, जिसे योंगसू उठा लेता है और पालना शुरू कर देता है। हर गुजरते दिन के साथ इक्यून को ये एहसास होने लगा था कि अगर योंगसू उसकी बेटी को पाल सकता है तो वो क्यों नहीं। उसने आज तक कोई मॉन्स्टर वाली हरकत नहीं की थी, वो एक नॉर्मल इंसान थी। इसी सोच के चलते एक दिन इक्यून अपनी बेटी को अपना लेती है, लाइफ बेहतरी की तरफ जाना शुरू करती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ लोग आही के ऊपर हमला कर देते हैं। इक्यून फौरन उसे बचाने जाती है तो देखती है कि आही को इस हमले से कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा वो तो खड़े होकर सबको छू छू कर मॉन्स्टर बनाने लगी थी। और ये देखकर उसे एहसास हो गया कि वो गलत थी, उसकी बेटी आही एक मॉन्स्टर ही थी। और ये जानकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और उसके हाथ पे एक कट लगा देती है, ताकि आही के मुकम्मल मॉन्स्टर बनने के बाद भी वो आही को पहचान सके। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और हम आही को जिंदा दिख रहे हैं। आही इस टाइम लियोंग के पास है, जो उसे एक गड्ढे के अंदर धक्का दे देती है और तब योंगसू आकर उसे यहाँ बचा लेता है। उसे बचाने के बाद वो फौरन आही के पीछे चला जाता है और यहाँ वो घास का कोट पहना हुआ आदमी लियोंग को यहाँ से जाने को कह देता है। यहाँ योंगसू आही से सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस लड़की को गड्ढे में धक्का क्यों दिया। जवाब में आही कहती है, क्योंकि वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत बुरी है, वो हमेशा मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाती है, हालांकि मेरे दोस्त तो हमेशा उसे बचाते हैं। वो योंगसू से कहती है, तुम्हें पता है इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं। पहले पहले मुझे लगता था कि इंसान अच्छे हैं, मेरी मॉम की तरह, इसीलिए मैं अपने मॉन्स्टर दोस्तों के साथ मिलकर उनकी मदद किया करती थी। लेकिन अब मुझे पता चला कि इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं, वो हमें बुरा समझते हैं और बुरी तरह ही ट्रीट करते हैं। वो कहती है, अब तो मेरी मॉम ने भी मुझे दुख पहुंचाया है, अब मैं भी वापस उनके पास नहीं जाऊंगी, अब मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। अब योंगसू आही को यही छोड़कर इक्यून के पास जाता है। इक्यून के घर पे आग लगी हुई थी और इक्यून जख्मी थी। वो जल्दी से इक्यून को भगाकर बाहर ले आता है और यहाँ इक्यून उससे कहती है, मैं हार गई, मुझे लगता था कि मैं अपनी बेटी को ठीक कर लूंगी, लेकिन वो एक मॉन्स्टर ही रही। जिसके जवाब में योंगसू कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उनकी इन्हीं बातों के दौरान इक्यून बेहोश हो जाती है और योंगसू उसे बचाने के लिए यहाँ से बाहर ले आता है लियोंग के पास। ये लोग उसका फर्स्ट एड यहाँ के रहने वाले करीबी लोगों के जरिए करना चाहते थे, लेकिन वो लोग इनकी मदद नहीं करते, उल्टा योंगसू के ऊपर ही गोली चला देते हैं। किस्मत से योंगसू के ऊपर ये गोली बिल्कुल भी असर नहीं करती, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। इन्हें इक्यून की जान बचानी ही थी, इसलिए कि इक्यून को अपने स्टेडियम वाली फार्मेसी में ले आते हैं। यहाँ फार्मेसी में इनके पास ऑक्सीजन टैंक नहीं था और इक्यून को बचाने के लिए इस टाइम उसे ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी थी। ऑक्सीजन टैंक ना होने की वजह से उसकी जान खतरे में थी। अपने आखिरी लम्हों में वो अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, इसीलिए योंगसू किसी तरह आही को समझाकर यहाँ ले आता है। आही उससे आखिरी मर्तबा मिलती है और उसका हाथ पकड़ती है। उसको छूते ही इक्यून एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। मॉन्स्टर बनते ही वो यहाँ से भागकर चली जाती है। वो परो वाली मॉन्स्टर बनी थी, जो अब बेदर्दी से सब लोगों को मारने लगी थी। उसे रोकने के लिए यहाँ योंगसू उससे लड़ने लग जाता है। लड़ते हुए योंगसू ये नोटिस करता है कि इक्यून का अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं, वो आधी इंसान और आधी मॉन्स्टर है और इसी कश्मकश की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में है। इसी दर्द से आजादी देने के लिए योंगसू उसे मार देता है। उसको मारने के बाद योंगसू अब स्टेडियम के अंदर आने लगता है, जहाँ लियोंग देखती है कि अब उसके अंदर काफी मॉन्स्टर बाहर आने लगा था। इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा देता, लियोंग एक डंडा उठा लेती है। योंगसू का मॉन्स्टर लियोंग से बात करता है और उसे बताता है कि योंगसू बहुत ज्यादा थक चुका है, अगर वो ऐसे ही रहा तो जल्द ही मर जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसीलिए अब मुझे यानी मॉन्स्टर को उसकी बॉडी पे कब्जा करना होगा।
सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि स्टेडियम के अंदर किसी मॉन्स्टर के होने के सिग्नल्स मिले थे। हमें मालूम होता है कि सार्जेंट टाक ही इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये बात डॉक्टर लिम को भी पता थी और डॉक्टर लिम उनसे कहते हैं कि मैं आपको स्पेशल इन्फेक्टी में बदल दूंगा, जिसकी वजह से आप कभी मॉन्स्टर नहीं बनेंगे बल्कि इंसानों वाली फॉर्म में ही रहेंगे। ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके अलावा इस जगह को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ बाहर चीफ जी ने जिस कंटेनर के अंदर एक मॉन्स्टर को रखा हुआ था, वो मॉन्स्टर शोर मचाना शुरू कर चुका था। इस चीज की खबर सोल्जर्स जाकर सार्जेंट टाक को देते हैं और बताते हैं कोई है जो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है। सबको ब्लड टेस्ट के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है और जैसे ही सार्जेंट टाक की बारी आती है तो यहाँ की लाइट चली जाती है और ऐसे किसी को सार्जेंट टाक की हकीकत पता नहीं चलती कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। आगे सार्जेंट टाक को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर वायर्स काटे थे, जिसकी वजह से सार्जेंट टाक के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। तभी वहाँ नीचे इन्हें एक रिंग मिलती है जो कि चीफ जी की बेटी की थी। ये देखते हुए सार्जेंट टाक चीफ जी को अपने पास बुलाते हैं। हालांकि चीफ जी को ये बात मालूम थी कि उनकी बेटी ने ये काम किया है। असल में उन्होंने खुद ही अपनी बेटी के जरिए काम करवाया था, लेकिन सार्जेंट टाक के सामने वो ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। असल में वो इस टाइम एक दूसरे आदमी को बचाना चाह रही थी जो भी इन्फेक्टेड था। ये सारी भगदड़ खत्म होने के बाद वो उस इन्फेक्टेड आदमी को लेकर अपने एक खुफिया रूम में आती है और इस आदमी से कहती है कि अगर तुम्हारे बारे में किसी को भी पता चल गया कि तुम इन्फेक्टेड हो तो तुम्हें ये लोग मार देंगे, तुम्हारा इलाज नहीं किया जाएगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मेरी बात मानो, यहाँ बेसमेंट पे चले जाओ, जहाँ जाकर अगर तुम मॉन्स्टर में बदले भी तो भी तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। शिव जी की बात मानते हुए वो नीचे चला जाता है जहाँ एक मॉन्स्टर अब उसके ऊपर हमला कर चुका था। सीन कट होकर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिम सार्जेंट टैग के साथ युंगसू को ढूंढने के लिए अपने स्टेडियम से बाहर निकले हैं क्योंकि अब उन्हें युंगसू के ब्लड से वैक्सीन बनानी थी सार्जेंट टैग को स्पेशल इन्फेक्टी बनाने के लिए। ये लोग जब रास्ते में थे तो बहुत सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये देखकर डॉक्टर लिम हैरान होते हैं और सार्जेंट टैग से कहते हैं कि मॉन्स्टर में एक चीज कॉमन थी, ये लोग आपस में बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज इन लोगों ने एक टीम की शक्ल में हमला किया है। इसका मतलब ये लोग किसी खास चीज के पीछे पड़े हैं। खैर ये लोग अब अपनी पुरानी लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां जाने पे अब लैब के अंदर डॉक्टर लिम को एक बहुत बड़ा कोकून नजर आता है। इन्हें यहाँ पर बहुत से म्यू ह्यूमन भी मिलते हैं जिनके ऊपर गन पॉइंट करते हुए सार्जेंट किम उनसे योंगसू के बारे में पूछते हैं, जिनके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर लिम यहाँ पर एक आदमी को देखकर घबरा गए। ये आदमी जोंग था और अपनी इंसानी शक्ल में था। उनके घबराने की वजह क्या थी ये हमें नहीं पता। एकदम से वो आदमी अब अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदलते हुए डॉक्टर लिम के ऊपर हमला कर देता है और बताता है कि मैं ही आपका पहला एक्सपेरिमेंट था। ये जानकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लैब में बना हुआ कोकून भी फट जाता है और इसके अंदर से एक नया मियो ह्यूमन बाहर निकलता है। ये कोई और नहीं बल्कि लियोंग का भाई युंग योक था, जिसे वो पूरे सीजन में ढूंढते रहे और इसे दिखाते हुए ही ये सीजन यहाँ खत्म हो जाता है।